हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी इस परिवार यूट्यूब चैनल मैग्नेट पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के बारे में, जो कि आप लोगों के क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। तो हम लोग उसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस चैप्टर से आप लोगों के हर साल बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर में बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये स्पेशली लेक्चर जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ही मैं बना रहा हूँ। ठीक है। जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैं बता दूँ कि मैं एक बायलैंग्वेज टीचर हूँ, हिंदी इंग्लिश में मुझे कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन मैं आज जो है स्पेशल सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ही लेक्चर क्या कर रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप लोगों को इसकी बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाएगी इस चैनल पे ही। मैग्नेट पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को इसकी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में विजिट करें और जाकर के वहां पे आप लोग बेहतरीन तरीके के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको आप लोग पढ़ें। ठीक है। ताकि आप लोगों को बेहतरीन स्टडी हो सके। ठीक है। और जो समझने वाली बातें हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग इस लेक्चर में कवर ही करेंगे कैसे कैसे चीज़ें हैं। ठीक है। तो चलिए ठीक है, बिना देरी के हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो हम लोग चैप्टर का कवर करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है क्या, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका उपयोग। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन आ जाता है। सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसको आप विस्तार में लिखिए। ये आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है, इसको विस्तार में लिखिए। आप लोगों के बोर्ड का पूछा हुआ ये क्या है, बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ गया तो आप लोग कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे आप लोगों को पॉइंट वो याद रहेंगे, उन्हीं सारी बातों को हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी का सबसे पहले अगर मैं उपयोग की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा चिकित्सा विभाग में किया जाता है। ठीक है। देखिए, चिकित्सा शास्त्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र में जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा वैक्सीन हो गए, हार्मोन्स हो गए, और बहुत सारी मेडिसिन वगैरह आती हैं। तो भैया ये चिकित्सा विभाग में जो मेडिसिन हो गए, जैसे आप लोग इस समय पे देख रहे हैं ना, मार्केट में क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो कोरोना की जो वैक्सीन आई है तो बायोटेक्नोलॉजी के लैब से ही तो आई है ना, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही वैक्सीन बनाई गई है। और जिसकी मदद से आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, हर व्यक्ति अपना वैक्सीनेशन करा रहा है। तो उसकी जो ये वैक्सीन, आप लोगों ने क्या कभी सोचा कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन बन के कहां से आई होगी? तो भैया वैक्सीन आप ही जैसे बायोलॉजिस्ट यानी बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वहीं बायोटेक्नोलॉजी लैब होते हैं, बड़े बड़े लैब होते हैं, वहां पे ये सारी दवाएं हो गए, वैक्सीन हो गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीकाकरण बोलते हैं। ठीक है। तो जितने भी टीका होते हैं वो कहां पे बनते हैं भैया, वो बनते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लैब में बनते हैं। और बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं, जैसे डीएनए में चेंजेस किए जाते हैं, जीन में चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है। तो इन्हें सीरम तैयार किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोविड का जो है एक सीरम ही तो हम लोगों के वैक्सीनेशन होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है कहाँ पे होती हैं, ये होती हैं बायोटेक्नोलॉजी लैब में। ठीक है। कहाँ पे होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी लैब में होती हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही ये सारी चीज़ें क्या हो पा रही हैं, पॉसिबल हो पा रही हैं। ठीक है। तो चिकित्सा शास्त्र में हम लोगों ने देख लिया। दूसरी हम लोग बात करें भैया तो निदान सूचक के रूप में, किसके रूप में, निदान सूचक के अगर हम लोग बात करें तो भाई निदान सूचक में क्या होता है कि निदान सूचक की मदद से बहुत सारे रोगों को क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है भैया, निदान सूचक की मदद से बहुत सारे ऐसे डिजीज हो जाती हैं कि उनको नॉर्मली जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से यानी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि उन रोगों को क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इस व्यक्ति को कौन सी डिजीज हुई है। ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या किस रूप में यूज करते हैं, निदान सूचक के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें भैया तो कृषि में अनुवांशिकता, ये देखिए, ये पॉइंट देखिए क्या लिखा है, ये कृषि में
आनुवांशिकता। कृषि में आनुवांशिकता का मतलब भैया ये है कि हम लोग देखिए, सबसे अच्छी अगर कृषि मानी जाती है तो कृषि में आनुवांशिकता यानी जीन में चेंजेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कृषि का उत्पाद भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ ये बायो फर्टिलाइजर हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो जिससे जो प्रदूषण नहीं होता है, तो प्रदूषण से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, जैसे DDT वगैरह हो गए, बहुत सारे आप लोग देखे होंगे खाद मटेरियल यूज किया जाता है ना, तो ये केमिकल कृषि होती है। ठीक है, रासायनिक कृषि के अंतर्गत आता है। हालांकि हम लोग ये भी बात करेंगे कि कृषि कितने कितने प्रकार की होती है, कार्बनिक कृषि होती है, रासायनिक कृषि होती है, और ये आनुवांशिकता वाली कृषि होती है। तो सबसे बेहतर जो कृषि मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है, आनुवांशिकता वाली ही कृषि बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इसमें ना ही हम लोग बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और साथ ही साथ कृषि जो होती है, जो कृषि जो हो रही है, तो उसमें भी अच्छी खासी क्या होती है, प्रोडक्ट में भी क्या होता है, अच्छा खासा बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो आनुवांशिकता में क्या करते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कोई प्लांट है, मान लीजिए गेहूं ही ले लीजिए, तो गेहूं को हम लोग क्या करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग एक ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जिसको बहुत कम ही मात्रा में क्या चाहिए, खाद चाहिए, या पानी की बहुत कम मात्रा चाहिए, जैसे DAP, यूरिया, ये केमिकल्स है ना। ठीक है, तो ये रासायनिक खाद्य होती है। ठीक है, तो इन खाद्य की जरूरत होती है कब, क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की और रासायनिक जो है पदार्थ यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकें, उर्वरक क्षमता खेत की बढ़ा सके। उसी उर्वरक क्षमता को हम लोग बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें क्या करते हैं, खेत में मिलाते हैं। लेकिन अगर जो सीड्स है, जो बीज हम लोग बो रहे हैं वहां पे, अगर उस बीज में ही कुछ चेंजेज कर दिए जाएं कि उनको, उस बीज को इन सब सारी चीजों की जरूरत भी ना पड़े, और तब भी उसका जो है प्रोडक्शन रेट है जो वो क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, तो उन सारी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आनुवांशिकता अपनाते हैं। आनुवांशिकता में करते क्या भैया कि प्लांट के जीन में ही हम लोग क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। और प्लांट के जीन में जब चेंजेस कर दिए जाते हैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, अडाप्टेशन दे दिया जाता है कि कैसे कैसे वो सर्वाइव करेगा, कितना उसको पानी चाहिए, कितना उसको, आप लोग देखे होंगे ना, बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे आते हैं कृषि विभाग की तरफ से आते हैं, अधिकारी आते हैं, और वो दे के जाते हैं गांव में। आप लोगों ने देखा होगा कि भैया आप किसानों को कहते हैं कि अगर आप ये बीज बोते हैं तो आपको इतनी इतनी फसल में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही साथ ये शुद्ध बीज माना जाता है, और किसी भी प्रकार का आपको उर्वरक यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को जो कृषि अधिकारी होता है वो आते हैं समझाने। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग आनुवांशिकता में यानी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग जीन में चेंजेस करके अच्छी अच्छी वैरायटी के बीज तैयार करते हैं, और ताकि उनमें क्या हो सके, अच्छी जो है कृषि में बढ़ोतरी कराई जा सके, और साथ ही साथ प्रदूषण को कम किया जा सके। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, आनुवांशिकता के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, रूपांतरित फसलें आनुवांशिकता की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वांछित फसल, जैसे हम लोग को जो इच्छा के अनुसार जैसे हमको फसल चाहिए, तो वैसी फसल हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग संरक्षित खाद यानी खाद को संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्वेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो खाद्य को यानी फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फूड को भारी मतलब काफी दिनों तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी संरक्षित रख सकते हैं। किसको, खाद्य मटेरियल को। ठीक है, तो खाद्य को संरक्षित करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, बहुत सारे हम लोग चीजें यूज करके और उस फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग बैक्टीरिया की भी बात करेंगे। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सी शोषण वाला बैक्टीरिया होता है और एक अनाक्सी शोषण वाला बैक्टीरिया होता है। अब ये क्या क्या होते हैं, हालांकि हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग अभी कवर करेंगे। तो अब देखिए, खाद्य संरक्षित में हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे ये खाद को संरक्षित करने में हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ हम लोग जैव सुधार में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं भैया, जैव सुधार में यूज करते हैं। जैव सुधार का मतलब होता है जैसे जल है, मृदा है, मृदा और जल को, जल और मृदा से प्रदूषण हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैव सुधार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पानी है, नदी का पानी है और वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे कुछ लेके आते हैं, आप लोग पाउडर टाइप का लेके आते हैं या बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो बना रहता है, उसमें नीचे आप लोगों ने देखा होगा जो डब्बा रहता है, जो बॉक्स रहता है, उसमें नीचे लिखा रहता है बायोटेक्नोलॉजी लैब। ठीक है, किस लैब में बना हुआ है ये, तो हम लोग लेके आते हैं और उस पानी में हम लोग डाल देते हैं और पानी क्या हो जाता है, प्यूरीफाई हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी मदद से हो पा रहा है पॉसिबल, ये हो पा रहा है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, यानी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे क्या,
अपशिष्ट प्रतिपादन। अपशिष्ट प्रतिपादन का मतलब ये होता है वेस्ट ट्रीटमेंट। क्या होता है? वेस्ट ट्रीटमेंट। जैसे ठोस कचरे को हटाने के लिए, जल को साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपशिष्ट प्रतिपादन करते हैं। हालांकि हम लोग अपशिष्ट प्रतिपादन को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अपशिष्ट प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ में अगर आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन में भी इसका भारी उपयोग आजकल हो रहा है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट क्या हो जाते हैं, प्लांट हो गए, पौधे हो गए, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पौधे हो गए, बहुत सारे जंतु हो गए। पौधे जंतु क्या होते हैं, जब वो डेड होते हैं, मरते हैं, तो मरने के बाद क्या होते हैं, उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, ईंधन के रूप में हम लोग उनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं जैव प्रौद्योगिकी में। किस में आते हैं भैया? ये सारी बातें आती हैं किसमें, ये सारी बातें आती हैं जैव प्रौद्योगिकी में। तो इसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब इन्हीं सारी बातों को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझेंगे विद एग्जाम्पल कि कौन सी चीज कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पे देखिए मैंने फर्स्ट हेडिंग लिख रखी है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र का मतलब क्या होता है? चिकित्सा शास्त्र में हम लोग कैसे जो है जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग चिकित्सा शास्त्र में कैसे कैसे सुधार ला सकते हैं, इसका चिकित्सा शास्त्र में क्या उपयोग है, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं चिकित्सा शास्त्र की, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा वैक्सीन, हार्मोन्स, एंजाइम आदि का संश्लेषण। आप लोगों को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी भी वैक्सीन होती हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, टीका बोलते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन बन के आती हैं या हार्मोन्स बन के आते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा जो है आर्टिफिशियल हार्मोन्स आते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनकी। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स हो गए, साथ ही साथ बहुत सारी एंजाइम्स के टेबलेट आप लोग मार्केट में जाते होंगे, आप लोग जाइए मेडिकल स्टोर में जाइए, तो वहाँ पे आप लोग जैसे एंजाइम का कोई टेबलेट मांगेंगे तो आप लोगों को एंजाइम का टेबलेट दे देते हैं। तो वो एंजाइम के टेबलेट आप लोगों ने क्या कभी सोचा कि वो एंजाइम के टेबलेट्स हैं वो आखिरकार कहाँ से बन के आते हैं, कैसे बनते हैं? तो भैया वो बनते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लैब में। कहाँ पे बनते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के लैब में बनते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के लैब में जो वर्कर होते हैं कोई नहीं होते भैया, बायोलॉजिस्ट ही होते हैं। क्या होते हैं? बायोलॉजिस्ट ही होते हैं। बाद में हम लोग उनको क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं। चाहे तो आप भी एक बहुत बेहतरीन बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, यानी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ये सारी चीजें क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं, जो हम लोग को मार्केट में मिलते हैं। जैसे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, और साथ ही साथ मैं भी आप लोगों को बता रहा था वैक्सीन हो गए। मैंने भी आप लोगों को बताया था ना कि जो कोविड का जो टीका बन के आया है, तो ये कहां से बन के आया है? ये बायोटेक्नोलॉजी के लैब से ही तो बन के आया है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, ये होती हैं किसके? चिकित्सा विभाग में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग एग्जाम में बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया, तो निदान सूचक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अब ये निदान सूचक क्या है? अभी मैंने हालांकि आप लोगों को बताया है कि निदान सूचक क्या होता है। ये निदान सूचक क्या होता है, डायग्नोस्टिक्स। तो निदान सूचक के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे रोग हैं, उनके परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं, निदान सूचक का उपयोग करते हैं। निदान सूचक कैसे बनाए जाते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही निदान सूचक बनते हैं, यानी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ही निदान सूचक बनाए जाते हैं। और यही निदान सूचक क्या करते हैं, बहुत सारे रोग के संक्रमण को परीक्षण के लिए क्या किए जाते हैं, ये उपयोग किए जाते हैं। जैसे कैंसर खतरनाक बीमारी होती है, और इसका अगर सर्वप्रथम परीक्षण करना है तो उसके लिए क्या करते हैं कि बहुत सारे किट्स वगैरह या बहुत सारी चीजें बन के आती हैं, जो आप लोग को वहां पे मिलती हैं मेडिकल स्टोर में, क्या या जो डॉक्टर वगैरह के, जैसे कैंसर वैंसर के जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि डायग्नोस्टिक के लिए क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं, मतलब उसको परीक्षण करते हैं कि क्या इनको वाकई में कैंसर हुआ है या कोई ऐसी और कोई बीमारी है जो कैंसर नहीं है लेकिन कैंसर जैसे क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है या दिख रही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के, मतलब इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। और उन परीक्षण की मदद से हम लोग देखते हैं कि इनको कौन सी समस्या हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखी हुई है कि जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग बहुत से रोगों के परीक्षण, किसके लिए भैया, परीक्षण, रोगों के परीक्षण। ये पॉइंट आप लोग देखिए, ये देखिए ये पॉइंट दिखा, रोगों के परीक्षण, जैसे कैंसर, संक्रामक रोग,
संक्रामक रोग, साथ ही साथ कौन कौन से संक्रामक रोग, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कुछ दिन पहले स्वाइन फ्लू का नाम सुना था। क्या था? स्वाइन फ्लू। किसी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू तो नहीं हुआ है, स्वाइन फ्लू को देखने के लिए या जांच करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, क्या हम लोग यूज करते हैं निदान सूचक। और निदान सूचक की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि क्या इस व्यक्ति को स्वाइन फ्लू हुआ है या नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं भैया इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक तरह का आप लोगों ने देखा होगा, इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का वायरस होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह, वायरस की वजह से होने वाला डिजीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा की अगर हमें जांच करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा के जांच के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निदान सूचक का प्रयोग कर सकते हैं। और ये निदान सूचक किसकी मदद से बनते हैं, निदान सूचक बनते हैं जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, ठीक है, यानी विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या होते हैं, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। आदि के परीक्षण हेतु उपयोग में किया जाता है, ठीक है। तो निदान सूचक का हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के परीक्षण के लिए कर सकते हैं, जैसे कैंसर हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, ठीक है। तो आदि डिजीज के लिए यानी रोगों के लिए हम लोग परीक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, निदान सूचक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें भैया, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कौन सा, कृषि में आनुवांशिक रूपांतरित फसलें। ये जो मैंने जीएम लिख रखा है, तो जीएम का भैया फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। मैं लिख देता हूं यहां पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। तो जीएम का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, कृषि में आनुवांशिक रूपांतरित फसलें। कृषि में आनुवांशिक रूपांतरित फसलें, यह हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीएम क्रॉप, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ये कैसी फसलें होती हैं, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग प्लांट के जीन में क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, और उस परिवर्तन के बाद जो बीज उससे बनते हैं वो बीज क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाए हुए बीज होते हैं, जो उसमें उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इससे किसी भी प्रकार का प्रकृति को कोई हानि नहीं होती है, यानी प्रदूषण वातावरण में नहीं फैल सकता है, क्योंकि हम लोगों ने कोई ऐसा उर्वरक पदार्थ, या हम लोगों ने डीडीटी हो गया, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा यूरिया हो गया, हम लोगों ने ऐसा कोई रसायन यानी ऐसा कोई केमिकल यूज ही नहीं किया जिससे क्या हो सके, वातावरण प्रदूषित हो सके। क्योंकि हम लोगों ने जो अभी ये बनाया था बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तो हम लोगों ने ऐसा जीन में उसके चेंजेस कर दिए कि ना ही इसमें ज़्यादा रासायनिक पदार्थ की ज़्यादा उपयोग ना रहे, रासायनिक पदार्थ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना रहे, इसको ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो हम लोगों ने उसमें चेंजेस कर दिए, और चेंजेस करके हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा रोग प्रतिरोधी फसलें। रोग प्रतिरोधी फसलें भैया ऐसी फसलें, आप लोगों ने देखा होगा कीड़ा लग जाता है फसलों में, क्या लग जाता है भैया, कीड़ा लग जाता है। आप लोगों ने कॉटन देखा होगा, कॉटन के क्या होता है कि कॉटन के प्लांट को ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं कि ऐसे कोई अगर कोई कीड़ा वगैरह खाता है, बीटी कॉटन का नाम सुने ना, हालांकि हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे बीटी कॉटन क्या होता है। तो बीटी कॉटन के प्लांट में क्या होता है कि जैसे कोई कीड़ा उसे खाने आता है, तो कीड़ा क्या हो जाता है, मर जाता है, या कोई डिजीज अगर उसको रोग होता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, या तो उसको रोग ही नहीं होने पाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। तो यहीं पर देखिए, द्वारा रोग प्रतिरोधी फसलें हम लोग तैयार करते हैं, ऐसी फसलें जिनको कोई रोग नहीं होता है। हम लोग क्या कर देते हैं, देखो अगर रोग होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ उपयोग करने पड़ेंगे, जैसे केमिकल्स आते हैं, डीडीटी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर होते हैं, जो उस रोग को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फसलों में छिड़काव करते हैं। आप लोगों ने भैया गांव में देखा होगा कि फसल बड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब
हो जाती है तो उसमें क्या होता है, कीड़ा लगना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे ऐसे टांग करके और ऐसे ऐसे क्या करने लगते हैं, छिड़काव करने लगते हैं दवाओं का। अरे तो भैया कहीं आप लोगों ने क्या कभी सोचा, वो जो DDT है या बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं, उनका हम लोग छिड़काव कर रहे हैं, तो उनका बहुत सारा हानिकारक यानी दुष्प्रभाव तो हम लोग को देखने के मिल सकता है ना, दुष्परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। अरे भैया उससे वातावरण प्रदूषित होता है। क्या होता है, वातावरण प्रदूषित होता है। आप लोगों ने उसका छिड़काव किया, वो जाकर के मृदा में मिला, वही जैसे बरसात हुई तो वो मृदा में मिल तो जाएगा नहीं पूरी तरह से, वही मृदा का पानी बह करके जाएगा नदियों में, और उसी नदियों के पानी को मछलियों के अंदर से बहुत सारे बर्ड्स में जाएगा, उसी पानी को हम लोग यूज करेंगे तो हमारे शरीर में भी क्या होगा, वो धीरे धीरे केमिकल से क्या होगा, रासायनिक पदार्थ एकत्रित होगा और कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट दिखेगा ना। अरे आजकल देख रहे हो ना, बालों का गिरना, साथ ही साथ बालों का जल्दी समय से पहले पक जाना, ये सारी समस्याएं किसकी वजह से हो रही हैं। अरे बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जो हम लोग यूज करते हैं ना आजकल कृषि के लिए, शुद्ध कृषि तो हम लोग करते नहीं हैं, रासायनिक कृषि करते हैं। रासायनिक कृषि में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बहुत सारे DDT हो गए, बहुत सारे रसायन पदार्थ यूज करते हैं, और यही रसायन पदार्थ हमारे बॉडी में जा करके कहीं ना कहीं हमको क्या हो रहे हैं, हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसके दुष्परिणाम देखने के लिए हमारे बॉडी में क्या हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि संक्रमण, मैं क्या बता रहा था, रोग प्रतिरोधी फसलें, ऐसी फसलें जो रोग से लड़ने की जिनकी क्षमता होती है, जिनमें रोग जल्दी नहीं होता है, कीड़े नहीं लगते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधी फसलें बोलते हैं। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधी फसलें बनाने में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, रोग प्रतिरोधी फसलें तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें भी हम लोग और तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें हो गई, उच्च उत्पादकता वाले हम लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उच्च उत्पादकता वाले की अगर हम लोग बात करें भैया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे किसी खेत में है तो किसी खेत में तो अगर 10 कुंटल ही हो रहा है, 10 कुंटल हो रहा है, केमिकल्स मिलाने पर, केमिकल वगैरह रासायनिक पदार्थ मिलाने पर उस खेत की जो फसल की उत्पादकता है वो कितनी है, 10 क्विंटल है। 10 क्विंटल से अगर उसे हमें 15 क्विंटल करना है या 20 क्विंटल करना है, जस्ट उसका डबल करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। या तो हम लोग उसके जीन में चेंजेस कर दें, परिवर्तन कर दें, या तो उसमें ठेस के केमिकल डालें। दो ही चीज़ें कर सकते हैं। तो रासायनिक पदार्थ हम लोग डाले, बहुत सारा यूरिया डाले, बहुत सारा पदार्थ डाल के उसकी उर्वरकता बढ़ाए। तो अगर हम लोग यूरिया या रासायनिक पदार्थ यूज करते हैं तो उसका हानिकारक हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। वातावरण प्रदूषित होगा, हम लोग भी प्रदूषित होंगे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जाएंगे वो प्रदूषण जो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उसका भी हमें साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग क्या करें कि उत्पादकता भी बढ़ जाए और साथ ही साथ ये साइड इफेक्ट प्रदूषण वगैरह भी ना हो। तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कृषि करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। किसकी, फसल की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। आदि को विकसित किया जाता है। ठीक है, आदि को विकसित किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। रोग प्रतिरोधी फसलें, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें, उच्च उत्पादकता वाली फसलें आदि को विकसित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को, यहाँ तक आई होप आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ें मतलब कैसे कैसे यहाँ पे होती हैं, उपयोग कैसे कैसे होता है बायोटेक्नोलॉजी का। ये सारी बातें हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझी। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखिए संरक्षित खाद्य, यहाँ पे एक हेडिंग पड़ी हुई है, ये देखिए हेडिंग पड़ी है संरक्षित खाद्य, प्रोसेस्ड फूड। भोजन के संरक्षण हेतु उच्च गुणवत्ता आदि के उद्देश्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको गुणवत्ता भी क्या कर रही रहे, मतलब गुणवत्ता भी मतलब इसकी मेंटेन रहे, कई दिनों तक या कई महीनों तक बनी रहे, और साथ ही साथ इसको हम लोग मान लीजिए कोई चीज़ है वो 10 दिनों में ही खराब हो जाती है, अब उसको हम लोग चाहते हैं कि भैया 10 दिन नहीं, इसको हमें क्या करना है, 1 महीना या 2 महीने प्रिजर्व रखना है, 1-2 महीने बाद ये मार्केट में अच्छा बिकेगा या मार्केट में सप्लाई होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, यानी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस फूड प्रोडक्ट को, उस खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। काफ़ी समय तक उसको क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है, और जब उसकी आवश्यकता होगी तब हम उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं,
या हम लोग प्रोसेस्ड फूड के लिए हम लोग करते हैं, संरक्षित खाद्य के लिए करते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेशन फूड या प्रोसेस्ड फूड। उच्च गुणवत्ता हम लोग बढ़ाना चाहते हैं कि वो खाने में क्या हो रहे, मतलब बहुत अच्छा टेस्टी रहे, ठीक है। तो टेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बायो टेक्नोलॉजी का हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करके और उसकी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से उसके गुणवत्ता को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। इसके साथ साथ भैया अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों ने क्या देखा, भोजन के संरक्षण हेतु करते हैं। किसके लिए करते हैं भैया, भोजन के संरक्षण हेतु, भोजन के संरक्षण हेतु करते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, उच्च गुणवत्ता, अगर हमें किसी भी पदार्थ की यानी किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता बढ़ानी है तो उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं किसकी मदद से, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आप लोगों को दिख ही रहा है, के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे क्या करते हैं, वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव तैयार करते हैं। और बायो फर्टिलाइजर नहीं, बायो टेक्नोलॉजी की मदद से, कहाँ बार बार यार बायो फर्टिलाइजर आ रहा, दिमाग खराब होकर रखा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव तैयार करते हैं और उन्हीं सूक्ष्म जीवों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ उच्च गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। उच्च गुणवत्ता बढ़ाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। और ऐसे सूक्ष्म जीव बनते कैसे हैं, वो बनते हैं, बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। जैव प्रौद्योगिकी की मदद से सूक्ष्म जीवों को तैयार करके हम लोग जो है भोजन को संरक्षण हेतु उन सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, मिलाते हैं भोजन में, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग देखें प्रयोग करके जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है भैया, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग देखिएगा, इस लाइन को देखिएगा सही से। भोजन के संरक्षण हेतु उच्च गुणवत्ता आदि के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। किसके अंतर्गत किया जाता है भैया, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। आई होप आप लोगों को यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है जैव सुधार। क्या लिखा भैया, जैव सुधार यानी बायो रेमिडिएशन, ठीक है। तो जैव सुधार की अगर हम लोग बात करें तो देखिए जल व मृदा आदि से प्रदूषण को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे नदी है, तालाब है, या मिट्टी हो गई है, या तालाब हमारा प्रदूषित हो गया है, तो उस प्रदूषण को हटाने के लिए, उस प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से उस पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों को हटा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, अभी आप लोगों को मैं 2 तरह के बैक्टीरिया बता रहा था। एक बैक्टीरिया होता है भैया अनाक्सी बैक्टीरिया, ठीक है, एक होता है ऑक्सी बैक्टीरिया। ऑक्सी बैक्टीरिया को अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनाक्सी बैक्टीरिया को श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो जब हम लोगों को पता चले गया कि यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो मान लीजिए वहाँ पे ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया यानी ऑक्सी बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग अनाक्सी बैक्टीरिया को तैयार करेंगे कि हमारे लिए वो हानिकारक भी ना हो और साथ ही साथ ऑक्सी बैक्टीरिया को क्या कर दें, वो खत्म कर दें। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से या जैव प्रौद्योगिकी की मदद से उन सूक्ष्म जीवों को हम लोग पानी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं और उस पानी को क्या करते हैं, हम लोग साफ कर लेते हैं, ठीक है। मृदा को भी इसी तरह प्यूरिफाई किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या, मृदा, जल और प्रदूषण को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की मदद से। अब ये सूक्ष्म जीव बनाए कहाँ से जाते हैं भैया, तैयार कहाँ किए जाते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही तो सूक्ष्म जीव तैयार किए जाएंगे ना, और यही सूक्ष्म जीव यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं मृदा और जल को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो कि बनाए जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, अपशिष्ट प्रतिपादन यानी वेस्ट ट्रीटमेंट। क्या दिख रहा है भैया, वेस्ट ट्रीटमेंट या
अपशिष्ट प्रतिपादन, ये हेडिंग आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। तो अपशिष्ट प्रतिपादन वेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? अपशिष्ट जल के उपचार व ठोस कठोर को हटाने आदि के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, अपशिष्ट प्रतिपादन को हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, जैसा कि भी आप लोग को बैक्टीरिया वाला बता रहा था। ठीक है, ऑक्सी बैक्टीरिया और अनऑक्सी बैक्टीरिया। आप लोगों ने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का नाम सुना होगा, बीओडी, बीओडी का नाम सुना होगा। तो बीओडी जांच क्यों की जाती है? पॉल्यूशन को देखने के लिए कि इसमें कितना प्रदूषित जल है या कितनी प्रदूषित मृदा है। तो जल के प्रदूषण को नापने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, बीओडी देखते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखते हैं। क्या देखते हैं भैया, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, क्या देखते हैं, बीओडी, बीओडी। हालांकि मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि बीओडी क्या होता है, हम लोग अगले लेक्चर में कवर भी करेंगे। बीओडी आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा लिखने के लिए भी आता है और ग्राफ के मदद से हम लोग बीओडी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो बीओडी वगैरह का परीक्षण जो किया जाता है, बीओडी वगैरह जो देखी जाती है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो जल है कितना प्रदूषित है। प्रदूषण के परीक्षण के लिए हम लोग क्या देखते हैं, बीओडी देखते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपशिष्ट प्रतिपादन। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या देखा, जल उपचार या ठोस कचरे को हटाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट जल के उपचार व ठोस कचरे को हटाने आदि के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका, अपशिष्ट प्रतिपादन का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए क्या लिखा है, के लिए जैव प्रौद्योगिकी की मदद से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, सूक्ष्म जीवों का ही प्रयोग कर रहे हैं। और ये सूक्ष्म जीव कैसे तैयार किए गए हैं, ये तैयार किए गए हैं जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। तो जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव तैयार करते हैं और उन्हीं सूक्ष्म जीव की मदद से हम लोग जल वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, मृदा को साफ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा का भी उत्पादन कर सकते हैं। उस ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग करते क्या है भैया, कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जैव ईंधन उत्पादन द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैव ईंधन नहीं होता भैया, जैव ईंधन उत्पादन द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। जैव ईंधन का निर्माण बायोमास की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है भैया, बायोमास की मदद से किया जाता है। बायोमास पौधों व पशुओं, बायोमास पौधों व पशुओं के अपशिष्ट हैं। क्या भैया, अपशिष्ट हैं भैया, अपशिष्ट हैं जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब कौन से हैं, जैसे एथेनॉल हो गया, एग्जाम्पल के लिए बात करें, बायोडीजल हो गया, तो सब क्या है, ये सारे क्या है, बायोमास ही हैं। बायोमास का उदाहरण कौन है, एथेनॉल हो गया। एथेनॉल आप लोगों को पता होगा, जो मक्का नहीं होता है, मक्का, तो मक्के के जो पेड़ होते हैं, प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उन्हीं से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, उन्हीं से तैयार किया जाता है। गन्ना हो गया, मक्का हो गया, उन्हीं से हम लोग तैयार करते हैं क्या, एथेनॉल तैयार करते हैं। क्या करते हैं भैया, एथेनॉल तैयार किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जैव ईंधन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैव ईंधन भी हम लोग निर्माण कर सकते हैं, जैव ईंधन का भी निर्माण कर सकते हैं। किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। एक बार ये पॉइंट मैं फिर से समझा देता हूं। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जैव ईंधन उत्पादन द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, ऊर्जा में जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ऊर्जा में भी क्या देखने को मिली, बढ़ोतरी मिली। ठीक है, अब वो बढ़ोतरी जो थी, ऊर्जा के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी होती है, जैव ईंधन का निर्माण बायोमास की मदद से किया जाता है। किसकी मदद से किया जाता है भैया, जैव ईंधन का निर्माण बायोमास की मदद से किया जाता है। बायोमास में आप लोगों को क्या आ जाते हैं, क्या, एथेनॉल हो गया और साथ ही साथ क्या हो गया, बायोडीजल हो गया। तो बायोडीजल हो गया, एथेनॉल हो गया, ये सब क्या होते हैं, बायोमास होते हैं। ठीक है, तो बायोमास की मदद से किया जाता है। बायोमास पौधों व पशुओं के अपशिष्ट है। जैसे आप लोग देखेंगे बहुत सारे पौधे, अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, क्या, मक्का बता रहा था, गन्ना बता रहा था, सब क्या है, पौधे ही तो है ना। तो इन्हीं पौधों के अपशिष्ट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोमास तैयार कर सकते हैं। और बायोमास क्या होते हैं,
जैव ईंधन होते हैं। ठीक है, तो जैव ईंधन भी किसकी मदद से बनता है? बायोमास की मदद से बनता है। इसके साथ साथ देखिए अपशिष्ट हैं जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैव ईंधन जैसे एथेनॉल, बायोडीजल आदि होते हैं। क्या होते हैं भैया? एथेनॉल और बायोडीजल होते हैं जो बायोमास की मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? जैव ईंधन है। एथेनॉल और बायोडीजल ये क्या है? बायोमास है। बायोमास जो है किसकी मदद से बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं किसके? पौधों और पशुओं की मदद से। ठीक है, और ये होता है किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया तो कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये उपयोग जो है कृषि में इसका जो उपयोग किया जाता है, तो हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि में कैसे करते हैं जरा सोचिए आप लोग। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम लोग कृषि के जो क्षेत्र में करते हैं, तो कैसे हम लोग कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं? तो मैं भैया आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कृषि में प्रौद्योगिकी का मतलब कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यानी जैव प्रौद्योगिकी का, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग देखेंगे। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु 3 संभावनाएं, कितनी संभावनाएं हम लोग देखेंगे? अगर हमें खाद्य उत्पादन में वृद्धि करानी है तो जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग 3 संभावनाएं देखेंगे। ये हैं 3 संभावनाएं। 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, 3 संभावना देख सकते हैं। पहली कौन सी है? पहली वाली है भैया कौन सी है? कृषि रसायन आधारित, कृषि रसायन आधारित कृषि। ठीक है, कृषि रसायन आधारित कृषि, ऐसी भैया कृषि जिसमें हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे रासायनिक पदार्थ यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं कृषि रसायन आधारित कृषि बोलते हैं। इस कृषि के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हम लोग रासायनिक पदार्थ यूज करते हैं, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, डीडीटी हो गया, बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हो गए। ये सभी क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये जो है उत्पादकता को तो बढ़ा देते हैं, उत्पादकता में वृद्धि तो करा देते हैं, लेकिन ये मृदा को, वातावरण को प्रदूषित बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे सीधा प्रभाव हमारे शरीर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका उत्पादकता बढ़ाने में तो योगदान है किसका? रासायनिक कृषि का। रासायनिक कृषि का योगदान उत्पादकता बढ़ाने में तो है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे एज डिक्रीज होना, कम हो जाना। आजकल आप लोग देख रहे हैं 70 से 75 साल में इंसान क्या हो जा रहा है? डेड हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं हो रही हैं, और बहुत सारी समस्याएं, बालों का गिरना, समय से पहले बुढ़ापा आ जाना। ठीक है, और साथ साथ बालों का पक जाना, स्किन में प्रॉब्लम होना, बहुत सारे डिजीज हो जाना, रोग हो जाना, ये सारी समस्याएं किसकी? डाइजेशन में प्रॉब्लम होना। ठीक है, गैस जैसी समस्याओं का होना। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं किसकी वजह से होती हैं? ये होती हैं जो हम लोग रासायनिक कृषि करते हैं, और उस रासायनिक कृषि की मदद से जो हम लोग उत्पादकता, यानी जो हम लोग खाद्य पदार्थ उत्पाद करते हैं, उसी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्पादकता तो बढ़ गई, लेकिन उसका उपयोग भी तो हम लोग कर रहे हैं ना, खुद ही भी तो भैया खाना है ना उसे। और जब हम लोग खुद ही खाएंगे, खुद ही तैयार करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका क्या होता है? साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। वातावरण प्रदूषित होता है, नदियाँ प्रदूषित होती हैं, मछलियाँ उससे क्या करती हैं? उसी डीडीटी को या बायो फर्टिलाइजर को यूज करती हैं, खाती हैं, जिससे बर्ड्स में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट की जो हमारी हड्डियाँ बनी होती हैं डीडीटी की वजह से, वो कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ये समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं किसकी? रासायनिक कृषि की मदद से, यानी रासायनिक कृषि से क्या हो रही है? बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो उत्पादकता तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण भी तो बढ़ रहा है ना, तो ये तो सही नहीं है। जहां तक मुझे ये फर्स्ट वाला अच्छा नहीं लगा, डीडीटी हो गया। ठीक है, मतलब डीडीटी का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे किसका? हम लोग बात करेंगे भैया कार्बनिक कृषि की। जो खा वाला है ये खा वाला है, ये हम लोग बात करेंगे किसकी? कार्बनिक कृषि की बात करेंगे। तो कार्बनिक कृषि की अगर हम लोग बात करें तो कार्बनिक कृषि में क्या होता है कि मृदा में हम लोग कुछ नहीं मिलाते हैं। क्या नहीं करते हैं? कुछ नहीं मिलाते हैं। जैसे खेत हैं, उसी खेतों में जाकर के हम लोग चुपचाप क्या कर देते हैं? बो देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं मिलाते हैं। तो भैया अगर हम लोग उसमें कुछ मिलाएंगे नहीं तो कृषि तो होगी, लेकिन उसकी जो उत्पादकता है, वो उत्पादकता दर में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, कमी देखने के लिए मिलेगी। और जब उत्पादकता में कमी देखने के लिए मिलेगी तो फसल क्या हो जाएगी? हमारी फसल की क्या हो जाएगी? रेट क्या हो जाएगी? घट जाएगी, मतलब उत्पादकता कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जितनी भी हमें फसल चाहिए थी, तो किसान को क्या होगा? उसे घाटा लगेगा, किसान क्या जाएगा? घाटे में जाएगा। तो ये तो कार्बनिक कृषि करना नहीं चाहेगा भाई साहब, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी उत्पादकता भी तो बढ़ानी है ना।
तो ऐसे में वो क्या करेगा, थर्ड वाला ऑप्शन बेस्ट है, सबसे अच्छा जो माना जाता है वो कौन सा है, गा वाला है, आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। कौन से भैया, आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि, ये वाला गा वाला सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। इसमें क्या किया जा सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इसके जीनों में क्या किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं और ऐसे बीजों का निर्माण किया जाता है जिसमें रासायनिक पदार्थों की उपयोगिता नहीं होती है, रासायनिक पदार्थ उसमें इस्तेमाल नहीं करने पड़ते हैं और फिर भी उत्पादकता में वृद्धि कराई जा सकती है। किसकी वजह से, जीन में चेंजेस करके, ठीक है। ना ही यहाँ पे डीडीटी मिलाना पड़ेगा, ना ही बायो फर्टिलाइजर मिलाना पड़ेगा और ना ही ऐसे यूरिया डीएपी रासायनिक पदार्थ मिलाने पड़ेंगे जिससे वातावरण प्रदूषित हो। तो सबसे जो बेहतरीन तरीका माना जाता है वो कौन सा होता है, आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। आप लोगों को मैं बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँ, आप लोगों को पता होगा इस रासायनिक की अगर मैं बात करूँ, कृषि रासायनिक आधारित कृषि की बात करूँ तो डीडीटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। किसका नाम भैया, डीडीटी का। डीडीटी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे खेतों में छिड़काव करते हैं कीटनाशक को मारने के लिए और भी बहुत सारी समस्याओं के लिए, तो वो डीडीटी डायरेक्टली मृदा में घुलता नहीं है, मिलता नहीं है। वो जैसे ही बरसात होती है तो मृदा से बह करके वो पानी जाता है कहाँ पे, नदियों में, और जैसे ही नदियों में पानी जाता है तो मछलियां उसको इस्तेमाल करती हैं उस पानी को, और मछलियां खाने वाली जो बर्ड्स होती हैं, मछलियां खाने वाली जो पक्षी होते हैं वो मछलियों को खाएंगे और वहीं पे जाकर के क्या कर देते हैं कि वो धीरे धीरे जो है डीडीटी पक्षियों के अंदर, शरीर के अंदर क्या होने लगता है, एकत्रित होने लगता है, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की कमी हो जाती है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो अंडे का खोल होता है ना, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जैसे ही वो बच्चा देते हैं, जैसे वो अंडा देते हैं तो समय से पहले ही क्या हो जाता है, वो फूट जाता है, यानी फट जाता है और बच्चा बेचारा क्या हो जाता है, मारा जाता है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं जनसंख्या को घटा रहा है। किसकी वजह से, डीडीटी की वजह से। साथ ही साथ हम लोगों ने उस नदी तालाब का पानी इस्तेमाल किया, उस पानी को पिया, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में एकत्रित हुआ, कौन, डीडीटी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में क्या करेगा, हड्डियों को कमजोर करेगा। भाई साहब, कैल्शियम कार्बोनेट की तो हमारी हड्डियां हमारी भी बनी होती हैं, तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देखने के लिए तो हमारे शरीर में भी तो मिलेगा ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट की कमी करता है, ठीक है, कमी होती है इससे। तो ये सारी समस्याएं रासायनिक कृषि में देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे बेहतरीन जो कृषि मानी जाती है इन तीनों में, तो सबसे जो बेहतरीन कृषि होती है वो कौन सी होती है, आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएम क्रॉप, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी जीन में हम लोग परिवर्तन करके ऐसी फसलें तैयार करते हैं। किसकी मदद से, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। और ये बहुत अच्छी फसलें मानी जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ प्रदूषण से भी बच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा, खाद्य आपूर्ति में हरित क्रांति से बढ़ोतरी तो देखने के लिए मिली। क्या, हरित क्रांति में क्या किया गया था कि हरित क्रांति का मतलब भैया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करिए, जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गए, इनका इस्तेमाल करके क्या करिए, हरित क्रांति के अंतर्गत क्या करिए, उत्पादकता में बढ़ोतरी करिए, वृद्धि करिए। लेकिन बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा ना कि इसके प्रदूषण भी तो देखने के लिए मिल रहा है ना, वातावरण को भी तो प्रदूषित कर रहा है ना। इन सब चीज़ों को भी तो हमें ध्यान देना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए खाद्य आपूर्ति में हरित क्रांति ये हरित क्रांति से बढ़ोतरी तो देखने को मिली, परंतु इससे पर्यावरण अत्यधिक क्या हुआ, पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित होने लगा, जिससे बचने का सिर्फ एक ही उपचार है, जो कि अनुवांशिकता रूपांतरित फसलों का उपयोग। इसमें क्या किया जा सकता है, इस फसल की वजह से, अनुवांशिकता रूपांतरित फसलों की मदद से हम लोग अपने उत्पादकता में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं और वातावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही माना जाता है, कौन सा, अनुवांशिकता वाला। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, आप लोगों ने एक एक पॉइंट को बड़े बेहतरीन तरीके से इसको समझा होगा, ठीक है। तो आज आप लोगों ने इस लेक्चर को आप लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने इसमें देखा कि कैसे कैसे हम लोग
जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कहाँ कहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं किसको, बायोटेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज कवर कर ली। ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, उसकी लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को लेक्चर जो है बेहतरीन लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करके ताकि आप लोगों को बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को समय समय पर उसकी अपडेट मिलती रहे। और ऐसे ही आप लोगों को मैं हिंदी में बेहतरीन तरीके के लेक्चर देता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने के लिए नहीं है, ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट हिंदी में बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप लोग मैग्नेट पॉइंट का ये जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करें। और सभी लेक्चर के लिए आप लोग विजिट करें कहाँ पे, यूट्यूब चैनल मैग्नेट पॉइंट पर। ठीक है, तो आप लोगों को सभी लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही और हम लोग फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।